दोस्तों नमस्कार। आपका स्टडी फॉर ऑप्शनल चैनल पर स्वागत है। आज हम भारत में मौलिक अधिकारों के बारे में जानेंगे। भारत में मौलिक अधिकार व्यक्ति और राज्य के आपसी संबंधों की समस्या हमेशा से ही बहुत अधिक जटिल रही है। वर्तमान समय की प्रजातंत्रीय व्यवस्था में इस समस्या ने विशेष महत्व प्राप्त कर लिया है। यदि एक ओर शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए नागरिकों के जीवन पर राज्य का नियंत्रण आवश्यक है, तो दूसरी ओर राज्य की शक्ति पर भी कुछ ऐसी सीमाएं लगा देना आवश्यक है कि जिससे राज्य मनमाने तरीके से आचरण करते हुए व्यक्तियों की स्वतंत्रता और अधिकारों के विरुद्ध कार्य न कर सके। मौलिक अधिकार व्यक्ति स्वतंत्रता अधिकारों के हित में राज्य की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने के श्रेष्ठ उपाय हैं। फ्रांस की राज्य क्रांति ने विश्व को स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का संदेश दिया था। इस क्रांति के बाद फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने 1789 के नवीन संविधान में मानवीय अधिकारों की घोषणा को शामिल करके नागरिकों के कुछ अधिकारों को संवैधानिक रूप देने की प्रथा शुरू की थी। अमेरिका के संविधान में 1791 में पहले 10 संशोधनों द्वारा व्यक्तियों के अधिकारों को संविधान का अंग बनाया गया। यह संशोधन ही सामूहिक रूप से अधिकार पत्र कहलाए। इसका प्रभाव अन्य यूरोपीय राज्यों के संविधानों पर भी पड़ा। प्रथम महायुद्ध के बाद अनेक पुराने राज्यों और युद्ध के बाद स्थापित अनेक नवीन राज्यों के संविधानों में मौलिक अधिकारों का समावेश किया गया। जर्मनी का वीमर संविधान तथा आयरलैंड का संविधान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। द्वितीय महायुद्ध के बाद में मौलिक अधिकारों का विचार और भी लोकप्रिय रहा और युद्ध के बाद भारत, म्यांमार, जापान, जिन देशों ने संविधान का निर्माण हुआ उन सभी में भी मौलिक अधिकारों का समावेश किया गया। 1945 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भी 10 दिसंबर 1948 को मानवीय अधिकारों को सार्वलौकिक घोषणा के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय अधिकार पत्र स्वीकार किया गया। इस प्रकार मौलिक अधिकारों के विचार ने वर्तमान समय में एक सर्वमान्य धारणा का रूप ग्रहण कर लिया है। मौलिक अधिकारों की जरूरत और महत्व। मौलिक अधिकार सबसे पहले मौलिक अधिकार प्रजातंत्र के आधार स्तंभ में हैं। सबसे पहले मौलिक अधिकार प्रजातंत्र के आधार स्तंभ हैं। उन परिस्थितियों का निर्माण करते हैं जिनके आधार पर बहुमत की इच्छा निर्मित क्रियान्वित होती है। इस दृष्टि से भी प्रजातंत्र के लिए अनिवार्य है कि उनके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास की सुरक्षा प्रदान की जाती है और उन आधारभूत स्वतंत्रताओं तथा स्थितियों की व्यवस्था की जाती है जिसके बिना उचित रूप से नागरिक जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता। दूसरा, मौलिक अधिकार एक देश के राजनीतिक जीवन में एक दल विशेष की तानाशाही स्थापित होने से रोकने के लिए नितांत आवश्यक है। इसमें संदेह नहीं है कि वर्तमान समय में निरंकुश राजाओं के व्यक्तिगत शासन का भय समाप्त हो गया है, लेकिन प्रजातंत्रात्मक राज्यों में बहुमत तानाशाही का भय बराबर बना रहता है। मौलिक अधिकार शासकीय और बहुमत वर्ग के अत्याचारों से व्यक्ति की विशेष रूप से अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं और इस प्रकार बहुमत के अत्याचारी शासन की आशंका का अंत करते हैं। तीसरा, मौलिक अधिकार व्यक्ति स्वातंत्र्य और सामाजिक नियंत्रण के बीच उचित सामंजस्य की स्थापना करते हैं। इससे एक ओर तो व्यवस्थापिका कार्यपालिका को कानून द्वारा निश्चित सीमाओं में रहने के लिए बाध्य किया जाता है और दूसरी ओर नागरिकों को शासन के स्वेच्छाचारी संचालन के विरुद्ध जनमत के निर्माण हेतु उचित अवसर प्रदान किए जाते हैं। जब मौलिक अधिकारों को वैधानिक रूप से स्थिर कर दिया जाता है तो उनके महत्व और सम्मान में वृद्धि हो जाती है। इससे उन्हें साधारण कानून से अधिक उच्च स्थान और पवित्रता प्राप्त हो जाती है। इससे वे अनुल्लंघनीय बन जाते हैं और विधायी, कार्यपालिका और न्याय सत्ता के लिए उनका पालन आवश्यक हो जाता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्याख्या की जरूरत।
व्यवहार में ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और स्विट्जरलैंड आदि देशों के संविधानों में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन भारतीय संविधान में ब्रिटेन जैसे देशों के संविधानों का अनुसरण न करते हुए विस्तृत अधिकार पत्र की व्यवस्था की गई है। संविधान में इस मार्ग को अपनाया जाना स्वाभाविक था और अनिवार्य भी। ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में वैधानिक परंपराओं और राजनीतिक जागरूकता का उच्च स्तर है। इस कारण संविधान में किसी प्रकार के अधिकारों का उल्लेख न होने पर भी नागरिकों द्वारा लगभग सभी नागरिक स्वतंत्रताओं का और अधिकारों का उपभोग किया जाता है। लेकिन वर्तमान स्थिति में भारत में इन दोनों बातों का अभाव होने के कारण संविधान में अधिकारों के उल्लेख के बिना व्यवहार में अधिकारों के उपयोग की आशा नहीं की जा सकती। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने ब्रिटिश शासन के अत्याचार प्रत्यक्ष रूप में देखे थे और बहुतों के द्वारा इन अत्याचारों की भयानकता स्वयं अनुभव की गई थी। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से उनके द्वारा यह सोचा गया कि ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे शासन अब जनता पर इस प्रकार के अत्याचार न कर सके। भारत में प्रजातंत्र नया नया ही स्थापित किया जा रहा था। इस कारण भी नागरिकों के अधिकारों को विधानमंडल की इच्छा पर छोड़ देना उचित नहीं समझा गया। डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि भारत में इन अधिकारों को विधानमंडलों या सरकार की इच्छा पर छोड़ देना उचित नहीं है, क्योंकि भारत में लोकतंत्र अब तक पूर्ण रूप से पनप नहीं पाया है। इसलिए इन अधिकारों को संविधान में रख दिया गया। मौलिक अधिकारों का अर्थ वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, मौलिक अधिकार कहलाते हैं। व्यक्ति के इन अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है। पहला, व्यक्ति के पूर्ण मानसिक और भौतिक और नैतिक विकास के लिए ये अधिकार बहुत आवश्यक हैं। इनके अभाव में उसका व्यक्तित्व विकास रुक जाएगा। इसलिए लोकतंत्र राज्य में प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। इन अधिकारों को मौलिक कहने का दूसरा कारण है कि उन्हें देश की मौलिक विधि में स्थान दिया गया है और साधारणतया संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के अलावा इनमें और किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। संविधान में मौलिक अधिकारों की विशेषताएं। मौलिक अधिकारों के संबंध में भारतीय संविधान द्वारा संयुक्त अमेरिका और अन्य आधुनिक संविधानों से प्रेरणा ली गई है। भारतीय संविधान का अधिकार पत्र अधिकारों और उनसे संबंधित व्यवस्था में संबंध में वैसे नहीं है जैसे अन्य संविधानों का अधिकार पत्र हैं। भारतीय संविधान के अधिकार पत्र की कुछ विशेषताएं हैं। सर्वाधिक विस्तृत अधिकार पत्र। भारतीय संविधान का तीसरा भाग जिसमें मौलिक अधिकारों का विवेचन किया गया है, विश्व के अन्य किसी भी संविधान में दिए गए अधिकार पत्र से विस्तृत है। मौलिक अधिकार के संबंध में संविधान के कुल 23 अनुच्छेद 12 से 30 और 32 से 35 हैं और इनमें से कुछ अनुच्छेद इतने लंबे हैं कि उदाहरण के लिए संविधान के 19वें अनुच्छेद के मूल रूप में 450 शब्द थे। अब तक संशोधनों से इसके आकार में वृद्धि हो गई है। अधिकार पत्र के इतने अधिक व्यापक होने का एक प्रमुख कारण यह रहा है कि प्रत्येक अधिकार के साथ प्रतिबंधों की व्यवस्था भी की गई है। मौलिक अधिकारों के संबंध में पूर्ण और स्पष्ट व्यवस्था के प्रयास में ही अधिकार पत्र इतना विस्तृत हो गया है। मौलिक अधिकार सीमित है, निरंकुश नहीं। संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, बल्कि संविधान द्वारा ही उन पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। भारतीय संविधान और अमेरिकी संविधान में यह अंतर है कि अमेरिकी संविधान में मौलिक अधिकारों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस शक्ति के सिद्धांत के आधार पर राज्य को सामान्य हित में मौलिक अधिकारों पर आवश्यक और उचित नियंत्रण लगाने की शक्ति दे दी है। अंतिम रूप से भारतीय संविधान और अमेरिकी संविधान में कोई अंतर नहीं है। भारतीय संविधान द्वारा जो कार्य प्रत्यक्ष रूप से किया गया, अमेरिकी संविधान में वही कार्य अप्रत्यक्ष रूप से किया गया है। संविधान में प्राकृतिक अधिकारों का कोई स्थान नहीं है। अमेरिकी संविधान के 90वें संशोधन में लिखा है कि संविधान के कुछ अधिकारों को शामिल कर देने का अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि अन्य अधिकार जिन पर सभी
का स्वामित्व उपेक्षित अथवा अमान्य होंगे। इस आधार पर अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने यह शक्ति प्राप्त कर ली है कि संविधान में वर्णित अधिकारों के अलावा भी मानव जीवन के लिए आवश्यक समझे जाने वाले अन्य अधिकारों को लागू कर सकता है। संविधान में अगणित अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं है और सर्वोच्च न्यायालय संविधान में उल्लेखित अधिकारों के अतिरिक्त अन्य अधिकारों को लागू करने की कार्रवाई नहीं कर सकता। संविधान में मौलिक अधिकारों की रक्षा की आवश्यकता है। संविधान में मौलिक अधिकार केवल कागजी प्रतिज्ञा मात्र नहीं है, वे पूर्ण वैधानिक अधिकार हैं और संविधान ने न्यायालय को आज्ञा दी है कि वे देखें कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन न होने पाए। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों की शरण में जा सकते हैं और न्यायपालिका, व्यवस्थापिका या कार्यपालिका के ऐसे सभी कानूनों और कार्यों को अवैधानिक घोषित कर देगी जो मौलिक अधिकारों को अनुचित रूप से प्रतिबंधित करते हों। संविधान के द्वारा अधिकारों की रक्षा के लिए जिस प्रकार के उपचारों की व्यवस्था की गई है वे पर्याप्त, प्रभावशाली और महत्वपूर्ण हैं। भारत में संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की मांग। मौलिक अधिकारों के विचार का सूत्रपात सन 1215 में इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा से हुआ। भारत में मौलिक अधिकारों की मांग की घोषणा के लिए सबसे पहले सन 1895 में मांग की गई। भारत में अंग्रेजी राज्य का स्वरूप पूर्णतः स्वेच्छारी था। अपनी इस स्वेच्छारी प्रवृत्ति के कारण अंग्रेजी सरकार लोगों पर मुकदमा चलाए बिना उन्हें नज़रबंद कर देती। सरकार के इन अत्याचारों की प्रतिक्रिया स्वरूप स्वाधीनता आंदोलन के नेताओं ने शुरू से ही नागरिकों के मूल अधिकारों पर जोर देना शुरू कर दिया था। दैहिक स्वतंत्रता, जीवन रक्षा के अधिकार, ऐसे कुछ अधिकार थे जिन्हें धीरे धीरे ब्रिटिश संसद ने भारतीय शासन के संदर्भ में मान्यता दे दी थी। 1915 में एनी बेसेंट द्वारा प्रवर्तित होम रूल विधेयक में मूल अधिकारों की मांग की गई थी। 1925 में द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में अधिकारों की घोषणा निहित थी। कांग्रेस ने 1927 में मद्रास अधिवेशन में एक संकल्प पास कर निर्धारित किया कि भारत के भावी संविधान का आधार मूल अधिकारों की घोषणा होनी चाहिए। संकल्प में इस बात पर जोर दिया गया कि आम जनता के शोषण को समाप्त करने के लिए राजनीतिक स्वाधीनता में भूखों पर मर रहे करोड़ों लोगों की वास्तविक आर्थिक स्वाधीनता को अवश्य स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। सर्वदल सम्मेलन द्वारा नियुक्त नेहरू समिति ने जिस भावी संविधान की संस्तुति की उसमें मौलिक अधिकार निहित थे। मार्च 1931 के कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने मूल अधिकारों की मांग को दोहराया और एक संकल्प में कहा कि स्वाधीन भारत के किसी भी संविधान को मौलिक अधिकारों की गारंटी देनी चाहिए। इन अधिकारों में संगठन बनाने की स्वाधीनता, अभिव्यक्ति और समाचार पत्र निकालने की स्वाधीनता, स्वतंत्र व्यवसाय तथा धर्म अपनाने की स्वाधीनता, लिंग के किसी बंधन के बिना सभी नागरिकों के बराबर अधिकार और दायित्व, व्यक्तित्व स्वाधीनता आदि शामिल होनी चाहिए। सन 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन ने इस बात को भी स्वीकार किया कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की लिखित गारंटी देना आवश्यक है। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया। उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार करने के 2 दिन बाद संविधान सभा में अल्पसंख्यकों, मौलिक अधिकारों और कबीलाई क्षेत्रों के संबंध में प्रतिवेदन देने के लिए परामर्श समिति की नियुक्ति की गई। परामर्श समिति ने 27 फरवरी 1947 को 5 उप समितियों की नियुक्ति की, जिनमें से एक मौलिक अधिकारों के संबंध में थी। मौलिक अधिकारों संबंधी उप समिति की 27 फरवरी 1947 को बैठक हुई और उसमें संवैधानिक परामर्शदाता बी एन राव के द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों पर विचार किया गया। इन प्रस्तावों पर मौलिक अधिकारों को 2 श्रेणियों वाद सापेक्ष तथा वाद निरपेक्ष में बांटा गया था। उप समिति के अनेक सदस्य बी एन राव के प्रस्तावों के विरुद्ध थे, लेकिन अंत में उन्होंने उनकी योजना को स्वीकार कर ली। मौलिक अधिकारों से संबंधित इस उप समिति के सदस्य थे जे बी कृपलानी, मीनू मसानी, के टी शाह, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सरदार हरनाम सिंह, मौलाना आज़ाद, डॉक्टर अम्बेडकर,
हंसा मेहता, सरदार पटेल, के.एम. पानिक्कर और राजकुमारी अमृता कौर। संविधान सभा में मौलिक अधिकारों के बारे में खुलकर वाद विवाद हुआ। जब अनुच्छेद 22 में एक बंदी बनाए गए व्यक्ति को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए और साथ ही निवारक नज़रबंदी की व्यवस्था की गई, तो बख्शी टेकचंद ने इसे निरंकुशता का प्रपत्र कहा था। पंडित ठाकुर दास ने इसे संविधान सभा की एक महान असफलता घोषित किया। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर तथा डॉक्टर अम्बेडकर ने इन प्रावधानों का प्रबल समर्थन किया। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी बहुचर्चित रहा। संविधान में तर्क उपस्थित किया गया कि धार्मिक स्वतंत्रता की प्रत्याभूति और धर्मनिरपेक्ष राज्य की धारणा, ये दोनों परस्पर विरोधी विचारधाराएं हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा के मूल अधिकारों संबंधी भाग को सर्वाधिक विवादास्पद एवं आलोचित भाग कहा था। संविधान सभा ने इसके विचार पर 38 दिन लगाए थे। अंत में संविधान सभा ने मूल अधिकारों को 7 श्रेणियों में स्वीकार किया। जब संविधान सभा के मूल अधिकारों की व्यवस्था की तो अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट्स, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पारित मानवीय अधिकारों के सार्वलौकिक घोषणा पत्र तथा फ्रांसीसी मानवाधिकारों की घोषणा से अवश्य प्रभावित हुई। संविधान द्वारा हमें प्रदान मौलिक अधिकार। संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार केवल एक विधिक अधिकार के रूप में है। अब भारतीयों को केवल 6 अधिकार प्राप्त हैं। नंबर 1 समानता का अधिकार, नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 5 संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, नंबर 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। समानता का अधिकार प्रजातंत्र का आधार स्तंभ है। संविधान सभा द्वारा सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता, राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर और सामाजिक समानता दी गई है और समानता की स्थापना के लिए उपाधियों का निषेध कर दिया गया है। कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद के पहले भाग के शब्द कानून के समक्ष समानता ब्रिटिश सामान्य विधि की देन है। इसके द्वारा राज्य पर यह बंधन लगाया गया कि वह सभी व्यक्तियों के लिए एक सा कानून बनाएगा तथा उन्हें एक समान लागू करेगा। कानून का समान संरक्षण वाक्य अमेरिका संविधान से लिया गया है। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से न्यायालय की शरण में जा सकता है। कानून के समक्ष समानता से तात्पर्य यह नहीं कि औचित्यपूर्ण आधार पर और कानून द्वारा मान्य किसी भेदभाव की व्यवस्था नहीं की जा सकती। यदि कानून कर लगाने के संबंध में धनी और गरीबों में सुविधाएं प्रदान करने में, स्त्रियों पुरुषों में भेद करता है तो इसे कानून के समक्ष समानता का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता। किसी भी तरह का भेदभाव अपराध अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध किया गया है। राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। सब नागरिकों के साथ दुकानों, होटलों, सार्वजनिक स्थानों जैसे कुओं, तालाबों, स्नान गृहों, सड़कों आदि पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। उच्च न्यायालय द्वारा किन्नरों को अलग लैंगिक श्रेणी का दर्जा 15 अप्रैल 2014 को सर्वोच्च न्यायालय ने अलग श्रेणी का दर्जा दिया। न्यायालय ने किन्नरों को एक अलग पहचान देते हुए उन्हें पृथक श्रेणी में रखने तथा उनके लिए शिक्षा, रोजगार एवं चिकित्सा सहित सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने का केंद्र व राज्य सरकारों को निर्देश दिया। अब वोटर आईडी जैसे किसी भी सरकारी दस्तावेज में जेंडर बताने के लिए तीसरी श्रेणी भी, अर्थात अब महिला, पुरुष और किन्नर श्रेणियां होंगी।
न्यायालय ने इस निर्णय के बाद अब अनुच्छेद 14-15 में महिला पुरुष की समानता के बजाय महिला पुरुष और किन्नर की समानता होगी। राज्य के अधीन नौकरियों में समानता। अनुच्छेद 16 के अनुसार सब नागरिकों को सरकारी पद पर नियुक्ति के समान अवसर प्राप्त होंगे और इस संबंध में केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें किसी के आधार पर सरकारी नौकरी या पद प्रदान करने में भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अंतर्गत राज्य को अधिकार है कि वह राजकीय सेवाओं के लिए आवश्यक योग्यताएं निर्धारित कर दे और संसद कानून द्वारा संघ में सम्मिलित राज्य को अधिकार दे सकती है कि वे उस पद के उम्मीदवार के लिए उस राज्य का निवासी होना आवश्यक ठहरा सकता है। इस तरह सेवाओं में पिछड़े हुए वर्गों के लिए स्थान सुरक्षित रखे जा सकते हैं। छुआछूत निषेध। अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि छुआछूत से उत्पन्न किसी अयोग्यता का लागू करना एक दंडनीय अपराध होगा। हिंदू समाज में छुआछूत के विष को समाप्त करने के लिए संसद के द्वारा 1955 में छुआछूत अपराध अधिनियम पारित किया गया, जो पूरे भारत में लागू होता है। इस कानून के अनुसार छुआछूत एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18। ब्रिटिश शासनकाल में संपत्ति आदि के आधार पर उपाधियां प्रदान की जाती थीं, जो सामाजिक जीवन में भेदभाव उत्पन्न करती थीं। नए संविधान में इनका निषेध कर दिया गया है और सेना अथवा विद्या संबंधी उपाधियों के अतिरिक्त राज्य अन्य कोई उपाधियां प्रदान नहीं कर सकता। इसके साथ ही भारत का कोई नागरिक बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। अनुच्छेद 18 की व्यवस्था के बावजूद भारत में 1950 से ही भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्म श्री जैसी उपाधियां भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं। मार्च 1977 में जनता पार्टी की सरकार के गठन के बाद महान्यायवादी ने परामर्श दिया कि ये उपाधियां अनुच्छेद 18 की धारा 1, 2, 3 के शब्दों तथा भावना के अनुरूप नहीं है। इसलिए जुलाई 1977 में संसद द्वारा एक विधेयक पारित कर इन उपाधियों को समाप्त कर दिया गया। पुनः 1980 में राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन करके संसद के द्वारा एक प्रस्ताव पारित कर पुनः इस प्रकार की उपाधियां प्रदान करना शुरू कर दिया गया। स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 तक। संविधान का उद्देश्य विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वाधीनता सुनिश्चित करना है। संविधान के द्वारा नागरिकों को अनेक स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों को 7 स्वतंत्रता प्रदान की गई हैं। इनमें छठी स्वतंत्रता संपत्ति की स्थिति, जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार के साथ साथ संपत्ति की स्वतंत्रता भी समाप्त कर दी। अब नागरिकों के पास 6 स्वतंत्रता ही प्राप्त हैं। विचार और बोलने की आज़ादी। अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 के अनुसार भारत के सभी नागरिकों को विचार करने, भाषण देने, अपने तथा अन्य व्यक्तियों के विचारों को प्रकट करने की आज़ादी है। प्रेस भी विचारों के प्रचार का एक साधन होने के कारण स्वतंत्रता शामिल है। संविधान में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्षेत्र बहुत बड़ा है और अपमान, लेख तथा वचन, न्यायालय, अवमान, शिष्टाचार या सदाचार पर आघात और राज्य की सुरक्षा के हित में ही इसे सीमित किया जा सकता है। रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि अपराध के लिए उत्तेजित करने वाले सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने के कामों को उपयुक्त व्यवस्था के अंतर्गत प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। संविधान के पहले संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया है। अब राज्य जिन आधारों पर विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार, न्यायालय, अवमान, मानहानि या अपराध के लिए उत्तेजित करना। 1963 के 16वें संशोधन द्वारा स्वतंत्रता पर एक और प्रतिबंध लगाया गया था। अब यदि कोई व्यक्ति भारत से उसके किसी भाग को अलग करवाने का प्रचार करे तो
राज्य के द्वारा उसकी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। प्रेस भी विचार और अभिव्यक्ति का एक साधन है। आपातकाल में प्रेस द्वारा संसद और राज्य विधानमंडलों की कार्रवाइयों के प्रकाशन पर रोक लगा दी गई थी। अब 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा व्यवस्था की गई कि प्रेस संसद तथा राज्य विधानमंडलों की कार्रवाई के प्रकाशन के संबंध में पूर्णतः स्वतंत्र है और राज्य के द्वारा इस संबंध में प्रेस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकेगा। बम्बई उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने जून 1988 में एक निर्णय देते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दूरदर्शन पर भी लागू होता है। न्यायमूर्ति ने अपने निर्णय में कहा, दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों में यदि बिना किसी विधिक आधार के कोई काट-छाँट की जाए तो इस प्रकार की कार्रवाई को अवैध घोषित किया जा सकता है। हड़ताल करने का अधिकार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कोई मौलिक अधिकार नहीं है। किसी भी व्यक्ति को हड़ताल करने से रोका जा सकता है। प्रदर्शन जब हड़ताल का रूप धारण कर ले तो वह विचारों की अभिव्यक्ति करने का साधन मात्र नहीं रह जाता। सूचना पाने का अधिकार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ही है। 23 दिसंबर 2004 को संसद में सूचना पाने का अधिकार विधेयक 2004 पुनः स्थापित किया गया और 11 मई 2005 को लोकसभा ने सूचना का अधिकार विधेयक पारित कर दिया। 5 जून 2005 को भारत के राष्ट्रपति ने विधेयक को स्वीकृति दी और 12 अक्टूबर 2005 से देश में सूचना पाने का अधिकार लागू है। विश्व में भारत 55वां देश बन गया है जहां जनता को सरकार से सूचना पाने का अधिकार दिया गया है। इस कानून के अंतर्गत केंद्र और राज्य के प्रशासनों के अतिरिक्त पंचायतें, स्थानीय निकाय और सरकार से धन पाने वाले गैर सरकारी संगठन भी आएंगे। इस कानून के अंतर्गत जीवन और स्वतंत्रता से जुड़े विषयों की सूचना पाने के आवेदनों पर 48 घंटे के भीतर जवाब देना होगा। इसके अंतर्गत केंद्र द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग का 26 अक्टूबर 2005 को गठन कर दिया गया। इस आयोग के प्रमुख मुख्य सूचना आयुक्त हैं। इसी तरह राज्य सरकारों ने भी प्रदेश स्तर पर अपने अपने सूचना अधिकारी नियुक्त किए हैं जो मुख्य सूचना आयुक्त के प्रति जवाबदेह बनाए गए हैं। समय पर सूचना उपलब्ध नहीं करवाने पर अधिकारियों को दंडित किया जाने का प्रावधान है। शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की आज़ादी अनुच्छेद 19 है। व्यक्तियों द्वारा अपने विचारों के प्रचार के लिए शांतिपूर्वक और बिना किन्हीं शस्त्रों के सभा या सम्मेलन किया जा सकता है। उनके द्वारा जुलूस या प्रदर्शन का आयोजन भी किया जा सकता है। यह स्वतंत्रता भी असीमित नहीं है और राज्यों के द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा के हित में स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। समुदाय संघ निर्माण की आज़ादी अनुच्छेद 19 ग संविधान के द्वारा सभी नागरिकों को समुदायों और संघ की निर्माण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यह स्वतंत्रता भी उन प्रतिबंधों के अधीन है जिन्हें राज्य साधारण जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए लगा सकता है। इस स्वतंत्रता की आड़ में व्यक्ति ऐसे समुदायों का निर्माण नहीं कर सकता जो षड्यंत्र करे या शांति व्यवस्था को भंग करे। पूरे भारत में घूमने की आज़ादी कुछ क्षेत्रों को छोड़कर अनुच्छेद 19 घ भारत के सभी नागरिक बिना किसी प्रतिबंध या विशेष अधिकार पत्र के संपूर्ण भारत के क्षेत्र में घूम सकते हैं। इस अधिकार पर राज्य सामान्य जनता के हित और अनुसूचित जातियों के हित में उचित प्रतिबंध लगा सकता है। भारत में कहीं भी बसने का अधिकार कुछ क्षेत्रों को छोड़कर अनुच्छेद 19 डा भारत के सभी नागरिक अपनी इच्छा अनुसार स्थायी अथवा अस्थायी रूप से भारत में किसी भी स्थान पर बस सकते हैं। भ्रमण और निवास के संबंध में संविधान द्वारा की गई यह व्यवस्था इकहरी नागरिकता के अनुरूप है। राज्य द्वारा सामान्य जनता के हित और अनुसूचित जातियों के हित में इस पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। सरकार द्वारा मान्य कारोबार करने की आज़ादी अनुच्छेद 19(6) संविधान ने सभी नागरिकों को उपजीविका, व्यापार या व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की है। राज्य जनता के हित में इन स्वतंत्रताओं पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। राज्य किसी व्यवसाय को करने के लिए आवश्यक योग्यता निर्धारित कर सकता है या किसी कारोबार या उद्योग को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से अपने हाथ में ले सकता है।
एक सभ्य समाज के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को असीमित रूप से कोई अधिकार या स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती। इन प्रतिबंधों के होते हुए भी ये स्वतंत्रता इस दृष्टि से सुरक्षित हैं कि इन स्वतंत्रताओं पर केवल युक्तियुक्त प्रतिबंध ही लगाए जा सकते हैं और प्रतिबंध की युक्तियुक्तता औचित्य का निर्णय न्यायालय ही करेगा। बयालीसवें संविधान संशोधन 1976 में संसद को अधिकार दिया गया था कि उसके द्वारा राष्ट्र विरोधी समुदायों और गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। शासक दल के प्रभाव में संसद के द्वारा इस शक्ति का दुरुपयोग किया जा सकता था। इसलिए 43वें संविधान संशोधन 1977 में संसद की इस शक्ति को समाप्त कर दिया गया। अपराध के विषय में संरक्षण अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक उसने अपराध के समय में लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। साथ ही एक अपराध के लिए एक व्यक्ति को एक ही बार दंड दिया जा सकता है और किसी अपराध में अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का बचाव अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार को मान्यता दी गई है। किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। 44वें संविधान संशोधन 1979 द्वारा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को और अधिक महत्व प्रदान किया गया है। अब आपातकाल में भी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21 में खंड 21 का जोड़कर शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया। अगस्त 2009 में संसद ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया। शिक्षा को सभी बालकों का मौलिक अधिकार बनाने वाला कानून 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया है। कानून के अंतर्गत सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है। 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा, वह भी निकट के स्कूल में। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, गैर सहायता प्राप्त स्कूलों को कम से कम 25% छात्र वंचित और आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग से लेने चाहिए। प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक छात्र को न तो रोका जा सकता है, न ही स्कूल से निकाला जा सकता है, न ही उसे बोर्ड परीक्षा पास करने की जरूरत है। दाखिले के दौरान स्कूल आवेदनों की पड़ताल नहीं कर सकते और न ही कैपिटेशन फीस वसूल सकते हैं। अध्यापकों के लिए निजी ट्यूशन पर प्रतिबंध रहेगा और जनगणना, आपदा राहत कार्य, चुनाव के अतिरिक्त वे अन्य कोई गैर अध्यापन कार्य नहीं करेंगे। शिक्षा के अधिकार अधिनियम की कमजोरियां। इस अधिनियम में अधिकारी बुनियादी शिक्षा अधिकार उपलब्ध कराने में नाकाम रहते हैं तो विशेष दंड या कानून का समाधान का प्रावधान नहीं है और जिम्मेदारी के बंटवारे को स्पष्ट नहीं किया गया है। इससे यह संभावना रहती है कि न तो राज्य न ही केंद्र इसके लिए जवाबदेह बनेंगे। इस अधिनियम में स्कूली शिक्षा का अधिकार तो है, लेकिन स्तरीय शिक्षा की गारंटी नहीं देता। सरकार निजी स्कूलों को उतनी ही फीस देगी जितनी अपने स्कूलों पर खर्च करती है और निजी स्कूलों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण, अल्पसंख्यकों द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में आरक्षण की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी जा सकती है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से बचाव अनुच्छेद 22 के द्वारा बंदी बनाए जाने वाले व्यक्ति को कुछ अधिकार दिए गए हैं और कहा गया है कि उसके अपराध के बारे में या बंदी बनाने के कारणों को बताए बिना किसी व्यक्ति को अधिक समय तक बंदी गृह में नहीं रखा जा सकता। उसे वकील से परामर्श करने और अपने बचाव के लिए प्रबंधन करने का अधिकार होगा तथा बंदी बनाए जाने के बाद 24 घंटे के अंदर
उसे निकटतम न्यायाधीश के सामने उपस्थित किया जाएगा। अनुच्छेद 22 के द्वारा बंदी बनाए जाने वाले व्यक्तियों को जो अधिकार दिए गए हैं वे दो प्रकार के अपराधियों पर लागू नहीं होते। पहला, शत्रु देश के निवासियों पर। दूसरा, निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों पर। दोस्तों, मूल अधिकार की अगली वीडियो में आपको निवारक निरोध पोटा मीसा के बारे में जानकारी मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए।